चलिए सर, रिकॉर्ड करते हैं अपन एक और नया लेक्चर आज के दिन पे। तो अपन कहाँ पे थे? एक थोड़ा सा करेक्शन करवाना था। पहले ही मैंने ये पेज खोल लिया है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर एसटीटी होगा शेयर पे तो अगर पे करता तो कोआ में ऐड होगा और ईओटी में माइनस होगा। इसको कट कर लेना। एक रूल है क्योंकि पीजीबीबी में एडजस्ट हो जाता है सबके। जब मैंने पीजीबी में पढ़ा था ये सिर्फ उसी को अलाउड रहता है जो उसका स्टॉक इन ट्रेड करता है, जो उसका स्टॉक इन ट्रेड रहता है उसी को ही अलाउड रहता है एक्सपेंस पे। तो यहाँ पे इसको इग्नोर करना है दोनों ही तरफ से। ब्रोकरेज वगैरह जैसा सब कुछ मिलेगा लेकिन जो एसआईटी है स्टॉक इन ट्रेड उसको अपन को इग्नोर करना है। सर लॉजिक ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, लॉ में लिखा हुआ है इसलिए मानना पड़ेगा। मुझे आज तक के तो लॉजिक पता नहीं चला इस चीज का क्या हो सकता है, लेकिन इसको अपन को इग्नोर करना पड़ेगा। पक्की बात है। चलिए सर, मैं शुरू करता हूँ। मेरे ख्याल से डेस्कटॉप पे है पार्ट 1। बहुत कुछ अपन देख चुके हैं। ट्रांसफर क्या होता है सेक्शन 45(1) में अपन ने देखे थे। पक्की बात है। चार्जिंग सेक्शन अपन देख चुके हैं। टैक्सेबिलिटी, कैपिटल असेट, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल असेट वगैरह 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 वगैरह। रिवीजन वीडियो एक मैं फुल बनाऊंगा इसका, टेंशन मत लो ना उसका। इंडेक्सेशन तक अपन ने कुछ 22 क्वेश्चन कल तक करे थे। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स, कंप्यूटेशन ऑफ। सर अभी अपन स्पेसिफिक सेक्शन में आ चुके हैं। सर स्पेसिफिक सेक्शन मतलब क्या कि सर आप लोग देखोगे कि स्पेसिफिकली क्या होता है। आपने ऑलमोस्ट अपना जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का टॉपिक है जो कोआ अपन बोलते हैं अपन ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अब सर आपको सिर्फ यही देखना है कि सर कोआ में अब जो अलग अलग केसेस आएंगे बहुत सारे, हार्डली 1-1.5 घंटे का कोआ बचा हुआ है। फिर मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पाऊंगा, फिर चैप्टर का ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बात समझ में आ रही है? चलिए सर पहला पॉइंट। अगर आप ब्रोकरेज पे करते हो, अगर क्या पे करते हो, ब्रोकरेज पे करते हो परचेजिंग और शेयर के लिए, तो आपकी कॉस्ट में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। और अगर आप ब्रोकरेज सेल करते हो, ब्रोकरेज पे करते हो एट द टाइम ऑफ सेल, तो आपका वो क्या हो जाएगा, सेल्स कंसिडरेशन से हट जाएगा। आपका सेल्स कंसिडरेशन से क्या होगा, हट जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसटीटी को नाइदर यानी इसको अंडरलाइन करेंगे, नाइदर यानी इसको आपको इग्नोर करना है। इसको क्या करना है बेटा, आपको इग्नोर करना है। इसको ना ही ऐड करना है ना इसको डिडक्ट करना है। इसको ना ही ऐड करना है ना ही इसको डिडक्ट करना है। बढ़िया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर फोर फीचर, सर फोर फीचर का मतलब क्या होता है? सर अपन ने सीखे है फोर फीचर मतलब क्या होता कि मैं मान लो कि 4 कॉल थी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है, कंपनी ए ने अपने शेयर्स लॉन्च करी। कंपनी ए ने क्या करी, अपने शेयर लॉन्च करी। तो मान लो शेयर का प्राइस था 100 रुपए। शेयर का प्राइस था कितना, 100 रुपए। नॉर्मली आजकल ये होता नहीं है। मान लो 100 रुपए शेयर का प्राइस है। फर्स्ट कॉल 20 रुपए की, सेकंड कॉल 20 रुपए की, थर्ड कॉल 20 रुपए की और फोर्थ कॉल मान लो 40 रुपए की। सर जिसको नहीं पता होगा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होगा, बात करना, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कॉल्स में इशू करती है। मान लो 4 कॉल्स में इशू करी। पक्की बात है। मान लो आपने ये पे कर दिया, ये पे कर दिया, ये पे कर दिया। अब आपके पास पैसे नहीं तो आपने ये पे नहीं किया। आपके पास पैसे नहीं है तो आपने ये पे नहीं किया। कंपनी क्या करेगी, आपसे आपके शेयर फोरफीट कर लेगी। आपके शेयर क्या कर लेगी, फोरफीट कर लेगी। तो फोरफीट का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेगी। क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। बात समझ में आ रही है? मतलब सर अगर और आपको अगर मैं बताऊं सेक्शन 45(1), तो दो चीजें थी, कैपिटल एसेट होना और ट्रांसफर होना। और सर ये फोरफीचर को ट्रांसफर माना गया एज पर डेफिनेशन। तो जो फोरफीचर ऑफ शेयर है उसको ट्रांसफर माना गया है एज पर डेफिनेशन। पक्की बात है, उसको क्या माना गया, डेफिनेशन के तौर पे ट्रांसफर माना गया है। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, मतलब कि सर इससे आपको कैपिटल गेन या लॉस होगा सर, लेकिन उसने जब्त कर लिया। सर जब्त कर लिया तो मेरे को कुछ पैसा तो मिला ही नहीं। सर अगर मेरे को पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, 0। ईओटी क्या होगा, 0। नेट सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस। सर आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा। सो ऊपर वाले केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आपका, 60 रुपए। ये 60 रुपए। तो आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। कैपिटल लॉस कितना हो जाएगा, 60 रुपए का। तो फोरफीचर ऑफ क्या शेयर के केस में, फोरफीचर ऑफ शेयर के केस में ऑलमोस्ट 90% केसेस में आपको आपको क्या रहेगा, लॉस रहेगा। आपको क्या रहेगा, लॉस रहेगा। बात समझ में आ रही? तो चीज ऐसी है कि जब तक कि आप इसको क्लियरली समझोगे, अगर आप देखोगे तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा। हमेशा कौन सा टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा।
सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रहेगा। सर ऐसा क्यों, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्यों रहेगा? तो लॉजिक की बात सोचो कि जो आपके टर्म्स रहते हैं कॉल्स मंगाने के, तो फर्स्ट टर्म आपने ऑर्डर किया, सेकंड टर्म सेकंड कॉल ऑर्डर किया, थर्ड कॉल ऑर्डर किया, मेरे को तो इसमें क्या 1-1 साल का गैप रहता है क्या? नहीं सर, नॉर्मली कंपनीज के बीच में गैप रहते कितना, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का। तो नॉर्मली 1 साल के अंदर हो जाते हैं, लिस्टेड शेयर है तो 1 साल के अंदर हो जाते हैं। और आजकल तो होते भी नहीं है, आजकल तो होते भी नहीं है, बात समझ में आ रही? तो ये ऑलमोस्ट टाइम सर, कंपल्सरी नहीं बोल रहा, तो एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट टाइम जो आपका फोर फीचर रहेगा वो कौन सा रहेगा? शॉर्ट टर्म रहेगा। कौन सा टर्म रहेगा? शॉर्ट टर्म रहेगा। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। आगे बढ़े तो अपन ने अभी तक ये 3 चीज देखी सर। तो 3 चीज कौन कौन सी? तो सबसे पहले शेयर्स में सर, अगर एस पे है सर, इसको मेरे को इग्नोर करना है, परचेज से भी और सेल से भी। सर दूसरा ब्रोकरेज, सर अगर मेरा ईओटी के टाइम दे रहा है तो इसको मैं माइनस करूंगा, अगर परचेज के टाइम दे रहा हूँ तो इसको मैं कोआ में ऐड करूंगा। किस में ऐड करूंगा? कोआ में। तीसरी चीज सर, अगर फोर फीचर है, अगर क्या है, फोर फीचर है, तो इसको क्या करोगे? इसको ट्रांसफर माना गया है सर, ट्रांसफर माना है तो इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर ईओटी क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा 90% में। उसके बाद में एनएससी क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। कोआ जितना भी आपका रहेगा वही आपका क्या रहेगा? कैपिटल लॉस रहेगा। मान लो 50 है तो आपका कैपिटल लॉस भी कितना हो जाएगा? 50 का। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। आगे बढ़े तो सर अपन इधर आ जाते हैं। सर इधर अगर आप लोग देखोगे, अगर आप देखोगे तो पहले स्टार्टिंग के 3 पॉइंट आपको यही दिए हुए हैं, ब्रोकरेज, एसटीटी और फोर फीचर ऑफ शेयर। बात समझ में आ रही है? और सर जो आखिरी लाइन लिखी, कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द अदर कैपिटल गेन, ये अपन जब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, सेट ऑफ वाले चैप्टर में, जब थोड़ा डिटेल में आपको और समझ में आएगा। अभी आपको उतना डिटेल में नहीं समझ में आएगा। जब भी अपन सेट ऑफ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको करेंगे, कवर करेंगे। पक्की बात है। अगला पॉइंट है कैपिटल गेन इन केस ऑफ डिपॉजिटरी। सर डिपॉजिटरी मतलब क्या? जिसका भी कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको पता होना चाहिए, जिसने भी एसपी पढ़ा है, जिसने ये नहीं पढ़ा है उनको मैं बेसिकली बता दूं। अपने पास में 2 डिपॉजिटरी है, एक का है सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। सर ये करते क्या है? मेरे को एक बात बताओ, कंपनी को बिजनेस करना है कि सिर्फ शेयर मार्केट बेचना है? कंपनी को बिजनेस करना है कि सिर्फ शेयर्स में खेलना है? सर बिजनेस करना है। अगर मैं आपको बताऊं, टाटा का रोज का एक शेयर कम से कम 500 लोग खरीदते हैं और 500 लोग बेचते हैं। 500 लोग खरीदते हैं और 500 लोग बेचते हैं। किसका शेयर सर? टाटा का शेयर। सर हमको क्यों बता रहे हैं, हमको क्या करना है? मेरे को बताओ, आपने पढ़ा होगा लॉ में कि आपको बुक्स ऑफ मेंबर बनानी पड़ती है, मेंबर्स की बुक। फिर उसमें जो आता है उसका लिखना पड़ता है, जो जाता है उसका लिखना पड़ता है। मेरे को तो कंपनी सिर्फ 500 नामों को लिखेगी, 500 नाम को हटाएंगी, फिर रोज लिखेगी, हटाएंगी। कंपनी को इतना ही काम है क्या? नहीं सर। तो सर कंपनियां क्या करती है? कंपनी अपने जो शेयर्स रहते हैं वो डिपॉजिटरी के नाम पे इशू कर देती है। किसके नाम पे इशू कर देती है? डिपॉजिटरीज के नाम पे। सर शेयर बिक गए। अब डिपॉजिटरी अपनी बुक में कुछ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। और ये लोग करते हैं ट्रेडिंग। जो डिपॉजिटरी तो इसे ये क्लाइंट से मिलते हैं और क्लाइंट क्या करता है? ट्रेडिंग करता है। अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो बात समझना, ये जो ट्रेडिंग होगी क्लाइंट की वो किसके थ्रू होगी? डिपॉजिटरी। तो ये किसके बुक में चेंज होगा सर? डिपॉजिटरी की बुक में चेंज होगा। मान लो कि टाटा ने अपने शेयर्स एनएसडीएल को देके रखे हैं, ठीक है? एनएसडीएल का डिपॉजिटरी मान लो शेर खान। शेर खान के 4 ए बी और सी 3 क्लाइंट है। मैं कहता हूँ इसने शेयर खरीदा, इसने इसको बेचा और इसने वापस खरीदा। ये तीनों किसके? शेर खान के। किसकी बुक में चेंज होगा सब कुछ? सर एनएसडीएल की। सर शेयर खरीदे बेचे और कुछ भी करे, सब कुछ अब किसके उसमें हो रहा है? सर एनएसडीएल की उसमें हो रहा है। तो क्या मेरे को तो टाटा को कुछ चेंज करने की जरूरत है? नहीं सर, टाटा के उसमें तो सेम चीज है, कुछ हुआ ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो टाटा को लेना देना नहीं, क्योंकि इसी केस में जो शेयर होल्डर रहते हैं, जो सामान खरीदते हैं, अपन उसको ओनर नहीं बोलते। हम लोग उनको ओनर नहीं बोलते।
हम उनको बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। मेरे को तो यहाँ पे टाटा की बुक में नाम तो एनएसडीएल का लिखा हुआ है, नाम किसका लिखा हुआ है, एनएसडीएल का, पर एक्चुअल ओनर कौन है, ये ए और बी और सी है, बात समझ में आ रही है। तो इसी केस में जो एक्चुअल ओनर है वो तो एनएसडीएल है बुक्स के हिसाब से, पर जो बेनिफिशियल ओनर है, जिसको ट्रांसफर हो रहा है, जिसको डिविडेंड मिलने वाला है, जिसको हर चीज मिलने वाली, सर वो कौन है, सर वो कौन है, ए और बी और सी। बात समझ में, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात है। ये टाटा टाटा अपने डिपॉजिटरी का नाम इशू करेगी, डिपॉजिटरी का इशू कौन रहेगा, क्या अपॉइंट करेगा, डीपी, डीपी के पास कौन रहेगा, क्लाइंट, पक्की बात है। इसकी बुक में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, तो डिपॉजिटरी के बाद बुक बनी रहेगी जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा। सर इतना कुछ एग्जाम में आएगा कि नहीं, सर बेसिक नॉलेज का जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। अब चीज समझ में आएगी। यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, इन्होंने 1/4/2017 को 5,000 शेयर लिए रिलायंस के 100 रुपए के, ठीक है। फिर उन्होंने 1/4/2018 को 10,000 शेयर लिए वापस रिलायंस के, एट द रेट मान लो 120। फिर 1/7/18 को 15,000 शेयर लिए रिलायंस के, एट द रेट मान लो 115। 1/10/2018 को 6,000 शेयर रिलायंस के बेच दिए एट द रेट 110, 110 में बेच दिए। सर मेरे को बताओ, ये जो शेयर बिका 6,000, 60,000 हो गया, तो 6,000 कर दो। मेरे को बताओ, ये जो 6,000 शेयर बिके, वो सर शेयर ये 5,000 से बिके, ये 10,000 से बिके और ये 15,000 से बिके, और सर उसका कोआ क्या लूँ, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेडिंग करोगे आगे, जब भी ट्रेडिंग करोगे, जब आप जैसे आपने ये 100 रुपए का खरीदे, ये 120 का नहीं होगा सर, जैसे आप एक और शेयर खरीदोगे ना, तब इन दोनों का वेटेड एवरेज रेट निकल जाएगा। इन दोनों का कौन सा रेट निकल जाएगा, वेटेड एवरेज रेट निकल जाएगा। सर वेटेड एवरेज रेट निकल जाएगा मतलब क्या, यानी ऐसा हो जाएगा कि 15,000 शेयर का रेट अगर वेटेड एवरेज करूँ तो 110 कुछ आ जाएगा। आपको पता है वेटेड एवरेज कैसे निकालूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इसका मेरे को वेटेड एवरेज निकालना है 5,000 इंटू 100 प्लस 10,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 15,000, ऐसे ही करता हूँ मैं। तो अगर मैं इसको निकालने जाऊँ, कैलकुलेटर उठाओ, रुको एक सेकंड में निकाल रहा हूँ। ये हो जाएगा 5,000 इंटू 100 प्लस 120, 1230, 17 लाख डिवाइडेड बाई 15,000, सर रेट आ जाएगा 113। सर तो ये 100 120 गायब हो जाएंगे और रेट कितना हो जाएगा, 113 का रेट हो जाएगा। पर सर कोआ तो उतना था ही नहीं मेरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कभी आपने पढ़ी कि वेटेड एवरेज लेना है। तो सर डिपॉजिटरी के पास में ऐसी चीजें होगी, बात समझ में आ रही। तो ऐसा बोला क्या है कि जब डिपॉजिटरी के पास में आप अपना डीमेट अकाउंट खोलेंगे, डीमटेरियल अकाउंट बोलते हैं इसको, उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको फीफो मेथड फॉलो करनी है। आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी है सर, फीफो मेथड फॉलो करनी है। सर फीफो मेथड क्या, अब जब भी आप मान लो कि आपने 6,000 शेयर बेचे, तो इसका कोआ कैसे निकालोगा मैम, तब 5,000 शेयर का 100 के हिसाब से और बाकी के 1,000 शेयर का 120 के हिसाब से। बात समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को अगर मैं एक्चुअल डीमेट अकाउंट में देखूंगा तो वहाँ पे मेरे को सिर्फ क्या दिख रहा होगा, तो वहाँ पे मेरे को सिर्फ वो वेटेड एवरेज दिख रहा होगा 113 का, मेरे को वेटेड एवरेज दिख रहा होगा 113 का, पर ऐसा केस यहाँ पे होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है, पक्की बात है। आगे बढ़ू, चलिए सर, सबको यही दिया हुआ है ये वाले केस में। अगर आप लोग पढ़ोगे, वेयर अ पर्सन हैज एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट। सर बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है, सर कंपनी कंपनी इशू करती है किसके नाम पे, डिपॉजिटरी के नाम पे। सर डिपॉजिटरी क्या अपॉइंट करता है, डीपी, और डीपी किसको लाता है, क्लाइंट को लाता है। तो रियल ओनर कौन है, सर डिपॉजिटरी, पर सर एक्चुअल ओनर कौन है, अगर बेनिफिशियल ओनर की बात करूँ तो वो कौन है, सर वो रहता है इस केस में क्लाइंट। वो कौन रहता है, सर क्लाइंट रहता है। बात समझ में आई। तो आपको ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है, मतलब यहाँ पे कुछ भी होगा
तो किसको बेनिफिट मिलेगा सर? क्लाइंट को मिलेगा। और कुछ नहीं होगा तो भी किसको बेनिफिट हटेगा सर? क्लाइंट का हटेगा। इसलिए उसको क्या बोला गया? बेनिफिशियल ओनर ओनर बोला गया। क्या बोला गया? बेनिफिशियल ओनर। बस में इसके आगे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेंगी इन द पीरियड ऑफ होल्डिंग और शेल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। कैसे डिटरमाइन करेंगे अपन? फीफो से। फीफो से और सर पीरियड ऑफ होल्डिंग में जो पहले शेयर बेचा है अपन ने उसी का देखेंगे, उसी का देखेंगे। पक्की बात है। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी एग्जाम में गलती से क्वेश्चन आ गया, अभी एमसीक्यू वगैरह में तो देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी बहुत अच्छा है। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर पक्का है। पढ़े आगे। सर क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन अराइज हुआ है, तो क्या बोलता है अगर आपको कोई भी क्या हुआ है, कैपिटल गेन अराइज हुआ है, किससे होगा सर? ट्रांसफर ऑफ specify security or sweat equity share which is already been taxed under the head salary as per QZIT. The cost of acquisition of such security shall be the fair market value which has been taken into. तो अब अगर ये पढ़ना है, अगर ये चीज पढ़नी है तो आपको सैलरी आना चाहिए। सर याद करो वो दिन पर क्यूजिट के सेक्शन 17। तो क्या पढ़ा था आपने? ये बंदा है, ये एकदम मेहनत से काम कर रहा, मेहनत से लगन से काम कर रहा है, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। कंपनी वाला इससे खुश हुआ, कंपनी से खुश हुई, कंपनी ने बोली कि हम तेरे को गिफ्ट देंगे। कंपनी ने इसको गिफ्ट में शेयर्स दे दिए। कंपनी ने क्या दे दिया इसको? शेयर्स दे दिए। सर शेयर्स मान लो 1000 शेयर दिए, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू मान लो उस टाइम था 2000 रुपये। ठीक है। कंपनी ने वसूल करे, कंपनी ने रिकवर करे एट द रेट मान लो 1200। तो सर यहाँ पे 800 रुपये का क्या हो जाता था? मेरे को परक्यूजिट मानना पड़ता था, और 800 इंटू 1000 शेयर के हिसाब से मेरे को ये 8 लाख रुपए इनकम माननी पड़ती थी अंडर द हेड सैलरी। पक्की बात है। अब सर आगे की कहानी सुनो। उस समय मैंने आपको शायद बताया होगा। सर कहानी ऐसी है कि अब इस 1000 शेयर आगे, मान लो ये 1000 शेयर को इसने 1200 में आगे मान लो 2200 रुपये में आगे बेच दिया। आगे 2200 रुपये में बेच दिया। आगे क्या किया? 2200 रुपये में बेच दिया। तो सर इसका कोआ कितना? सर कोआ कितना सर? इसको कितने रुपए लगे थे? सर 1200 के हिसाब से पैसे लगे थे। सर तो क्या कोआ 1200 लूंगा या फिर पूरा 2000 लूंगा? सर कोआ 1200 लूंगा कि पूरा 2000? तो इसका आंसर है 2000। सर ऐसा क्यों? सर मेरे को बताओ। 1200 के पैसे दिए थे इसने, और 1200 तो पैसे दिए थे, ये तो एक्चुअल वो है। लेकिन सर 800 पे टैक्स भी तो दे दिया था ना। तो मेरे को था 1200 तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी जो उसने पैसे दिए थे, लेकिन सर ये 800 पे उसने टैक्स भी तो दिया ना, मतलब कि इसने पूरे 2000 पे टैक्स दे चुका है। और सर कोआ मतलब वही होता है ना जिसमें ऑलरेडी तुम टैक्स दे चुके हो। सर अपन कोआ माइनस क्यों करते हैं? सर 10,000 की चीज थी, मैंने 6000 में खरीदी थी, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 4000। सर ये खरीदा 6000 का मतलब क्या है? सर इसको मैंने अपनी अपनी इनकम में से खरीदा होगा। तो ये 6000 कहाँ से लाऊंगा? मैंने अपनी इनकम में से, और सर ये इनकम ऑलरेडी क्या हो चुकी है? टैक्स हो चुकी है, इसलिए इसको माइनस करने में दे रहे। मतलब मेरे को बताओ, अगर ये 6000 में मैंने टैक्स नहीं लगाया होगा, ये 6000 ऐसी इनकम जिस पर मैंने टैक्स लगाया, यहाँ से माइनस करने मिलेगा क्या? नहीं सर। तो सेम केस ऐसा है कि सर मैंने 1200 तो ऑलरेडी पे किए, जिसपे ये मेरी इनकम में से पे किए, और सर 800 रुपये में मैं टैक्स भर चुका हूँ। मतलब मेरा कोआ कितना होगा? 2000। मतलब कि उस डेट का एफएमवी, मतलब उस डेट का क्या? एफएमवी। बात समझ आई? एग्जाम्पल लिखना, कुछ निकाले 23 चलेगा। X is an employee in ABC Limited. He received sweat equity shares. He received 1000, इधर लिखना 1000 sweat equity shares at the rate 1200. FMV as on date is 2000. He sold the above shares at 2300. Calculate value
ऑफ परक्यूजिट एंड कैपिटल गेन। अगर मैं बोलूँ तो मेरे को एक बात बताओ, सब परक्यूजिट कितना होगा? सब परक्यूजिट कितना हो जाएगा सर? 2000 का शेयर सब 1200 में दे दिया, और कितने शेयर थे सर? 1000 शेयर। तो सर परक्यूजिट सीधी सी बात है 800 का हो जाएगा। 800 इंटू 1000 मतलब कितना हो जाएगा सर? ये 8 लाख हो जाएगा। पक्की बात है। तो उसके बाद में सर कैपिटल गेन अगर मैं निकालूँ तो कितने में बेचा उसने? सर 2200 में बेचा। और सर कोआ क्या लूंगा मैं? पे इसको हाईलाइट करके लिखना, सर कोआ लूंगा 2000, क्योंकि सर ऑलरेडी मैं 2000 में पूरा टैक्स भर चुका हूँ। तो कोआ 2000, और सर कितने शेयर पे? 1000 पे। तो कितने हो जाएंगे? 200 इंटू 1000, 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो जाएगा। सर जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे ना, आपको 2-3 वर्ड्स ध्यान में आएंगे। सर एक होगा वेस्टिंग, एक होगा एक्सरसाइज। एक होगा वेस्टिंग और एक होगा एक्सरसाइज। सर वेस्टिंग मतलब कि स्वेट इक्विटी को सब्सक्राइब करने की ताकत मिल गई है। तो इसका मतलब क्या था? मान लो कि कंपनी, उसने मेरे को शेयर दी, बेटा तुमको 1000 रुपए का शेयर है, मैं तुमको 200 में देती हूँ, तो मेरे पास पैसे ही नहीं है यार। मेरे को कंपनी ने ऑप्शन दे दी, सब वेस्ट करा दी। वेस्ट कराया मतलब मैं ऑप्शन दे दी कि भाई तू खरीद सकता है, पर सर मेरे पास पैसे ही नहीं है सर। तो मेरे पास वेस्ट तो हो चुके हैं लेकिन मैंने खरीदा नहीं है। और सर एक्सरसाइज मतलब कि जब मैं ऑप्शन सब्सक्राइब कर लेता हूँ, जब मैं ऑप्शन क्या कर लेता हूँ? सब्सक्राइब कर लेता हूँ। तो सब्सक्राइब मतलब सर मेरे को कंपनी ने ऑप्शन दी, मान लो कि 1/4/2018 को ये ऑप्शन मेरे पास वेस्ट हो गया, यानी कि आज मेरे को हिम्मत मिल गई कि मैं खरीद सकता हूँ। सर मैंने इसको सब्सक्राइब किया मान लो 31/7/19 को, 31/7/19 को, 1 साल बाद। तो सर ये आज क्या हुआ सर? ये एक्सरसाइज हुआ। और सर टैक्सेबिलिटी कब आएंगी मेरे ऊपर? जब मैं चीज को एक्सरसाइज करूंगा बेटा, जब मैं चीज को क्या करूंगा? एक्सरसाइज। कंपनी ने बोल दी कि हमने तुमको ऑप्शन दे दी, तो क्या टैक्सेबल कर देंगे क्या? नहीं सर, ऐसे केस में टैक्सेबल होता नहीं है। ऐसे केस में टैक्सेबल होता नहीं है। तो जब तक कि मेरे को ऑप्शन मिला है तब तक कि वो टैक्सेबल नहीं होगा। जब तक कि मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करता वो मेरे पास टैक्सेबल होने वाला नहीं है। बात समझ में आई? लिखेंगे एग्जाम्पल, इसको बच्चों वाली चीज थी। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो सर, ये अपन ने स्वेट इक्विटी खत्म किया। मैं थोड़ा सा इसको राइट शेयर को एंड में लूंगा, पहले बोनस शेयर खत्म करता हूँ। पहले बोनस उड़ा देता हूँ। सर बोनस क्या होता है? सर बोनस 2 मिनट का ही है। सर बोनस शेयर क्या है? सर फ्री के शेयर। सर फ्री के शेयर क्या होते हैं? मान लो कंपनी 2:1 का बोनस लेके आई। 2:1 का क्या लेके आई? बोनस लेके आई। मतलब कि अगर आपके पास में 10,000 शेयर है तो सर आपको 5,000 शेयर बोनस में मिलेंगे। 5,000 शेयर कैसे मिलेंगे? बोनस में मिलेंगे। यही कंसेप्ट बता। सर मैं अभी बात कर रहा हूँ कोआ की। सर तो मेरे को तो 5,000 शेयर की कोआ क्या होगी? सर जीरो होगी। तो इसके लिए आपको कोई पैसे लगेगा नहीं सर, तो इसकी कोआ क्या होने वाली है? सर जीरो होने वाली है। लेकिन सर बहुत बड़ा ग्लिच है इसमें, ग्लिच। सर क्लीशे बोलते हैं ना, क्लीशे। मान लो ये बोनस शेयर, सर पता कि गलती ठीक हो जाएगी, पर अभी कोई इस पे इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा, इसलिए इसकी गलती कोई ठीक करना चाहता नहीं है। गलती ही है पर कोई ठीक करना चाहता नहीं है। मान लो यहाँ पे लिखना बोनस शेयर बिफोर 1/4/2001, और सर आफ्टर 1/4/2001। ऑन और आफ्टर लिखता है ज्यादा अच्छा रहेगा। सर अगर ये ऑन और आफ्टर है तो अपन को पता है कि बोनस शेयर का कोई कोआ होता नहीं, तो कोआ क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अपन ने पहले पढ़े कि अगर बिफोर 1/4 है तो मेरे को ऑप्शन मिलता सर कोआ और एफएमवी, विच एवर इज हाइयर का। कोआ और एफएमवी विच एवर इज हाइयर का। तो बोनस के केस में इसको एक्सेप्शन डाले ही नहीं। तो बोनस के केस में इसका एक्सेप्शन डाले ही नहीं। मतलब क्या होगा? तो मान लो कोआ तो जीरो था, कॉस्ट एक्विजिशन नहीं की। एफएमवी मान लो उस दिन थी 12,000 रुपए, तो कोआ क्या बन जाएगा मेरा? तो मेरे को कॉस्ट ऑफ परचेज था मान लो कि मेरा जीरो, पर मेरे का एफएमवी तो 12,000 था, शेयर का वैल्यू तो था। तो सर हाइयर कौन सा हो गया? 12,000। तो अपने आप की मेरे बोनस शेयर का कोआ क्या बन जाएगा? 12,000। सर यहाँ पे टेंशन नहीं अगर 1/4/2001 के पहले,
लेकिन सर एक अमेंडमेंट जो अभी तक नहीं आई है वो यहाँ पे जो गलती है, टैक्स वालों से गलती होती रहती है सर, ये एक गलती है जो अभी तक ठीक नहीं हुई, लेकिन जो है वो तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो सर अगर बोनस है बिफोर 1/4/2001 तो मैं उसको कंपेयर करूंगा कोआ और कॉस्ट ऑफ परचेज और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर से। और सर अगर आफ्टर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है सर, अगर आफ्टर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बात समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर समझ में आ गया, नहीं सर समझ में आ गया। आगे बढ़े सर, देखो समझ में आया क्या? सर अगर कोई एक्विजिशन होता है बोनस शेयर का और एनी अदर फाइनेंशियल असेट विदाउट पेमेंट, सर विदाउट पेमेंट मतलब बोनस ही होता है, इसको क्यों लिखा गया मेरे को तो समझ में नहीं आया ये। तो सर कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर सिक्योरिटी शैल बी टेकन एज नील एंड एंटायर सेल कंसिडरेशन रिसीव ऑन द ट्रांसफर ऑफ बोनस शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। सर मैंने बोनस को बेचा, मेरे को 10,000 रुपये आए, बोनस शेयर को बेचा 10,000, सर ईओटी जीरो ही रहेगा, मान लो जीरो है तो ये जीरो माइनस सर कोआ भी करेंगे जीरो, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल गेन हो जाएगा। However, in case of bonus share have been allotted to the assessee before 1/4/2001, although the cost of bonus shares shall be named, but the assessee may opt for market value. Sir, market value मतलब fair market value as on 1/4/2001 as the cost of acquisition of such bonus. जो आपको मैंने पीछे समझाया, जो मैंने आपको पीछे समझाया, बात समझ में आई? तो कॉस्ट कन्वर्जन वाले की कुछ चीजें दी हुई है, और ये इसको बायबैक लिख देना, ये बायबैक की चीज है। राइट शेयर में आ जाते हैं सर। पहले तो राइट शेयर क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लो। राइट शेयर सर, जब मैं राइट का वर्ड का यूज करता, राइट मतलब क्या होता? अधिकार। मतलब क्या होता है इसका? अधिकार मतलब क्या होता है सर? आपको मेरे को एक राइट मिल चुका है सर, मेरे को एक अधिकार मिल चुका है कि मैं ये करूंगा। तो कंपनीज के केस में ये अधिकार मिला हुआ है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ये अधिकार किसको मिला हुआ है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो ये क्या मिला हुआ है? तो इन लोगों को बोला गया है कि जब भी नया इशू कोई भी करेगा, जब भी नया इशू कोई भी आएगा शेयर्स का, जब भी नया इशू आएगा कंपनी में, तो सबसे पहले ऑफर करना पड़ेगा आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। मतलब क्या सर, अगर मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँ कि सर मेरे को एक कंपनी में 1 लाख शेयर का मेरे को एक शेयर इशू लेके आना है, इशू लेके आना है, फर्दर ऑप्शन लेके आना है सर। एक आईपीओ होते हैं और एक एफपीओ होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। तो आईपीओ तो पहले ही मिलता है, लेकिन सर जब भी कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आएंगी एफपीओ, तो सबसे पहले किसके लिए देना पड़ेगा? वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ता है ऐसा? सर उनको राइट दिए गए हैं कि भाई बेटा जो ऑलरेडी कंपनी में है, अगर वो अपनी मैनेजमेंट बांटना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि हमारे हिसाब से ओनरशिप जाए, तो वो लोग शेयर खुद ही परचेज कर लेंगे, खुद ही परचेज करेंगे। तो इसका लॉजिक और नहीं जाऊंगा मैम, अगर मैं सिंपल सी बात बताऊँ, ये एक शेयर होल्डर के पास में पहले 50% की ओनरशिप थी। अब मैनेजमेंट चाहती है कि इसकी ओनरशिप कम हो जाए, तो क्या करेगी? और शेयर ला लेगी, और शेयर लोगों को दे देंगी, तो अपना भी इसका 50% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए सेबी ने एक्ट लाया था कि जब भी कोई नया एफपीओ आता है, पब्लिक ऑफर आता है, तो सबसे पहले इन लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, अगर ये चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। तब सर क्या है? सर एफपीओ आएगा, सर किसको मिलेगा सर? वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो सर शेयर होल्डर पागल है क्या? सर बोलेगा कि मैं मार्केट से खरीदूंगा, मैं तुमसे क्यों खरीदूं? तो सर इनको इस पे मिलता है डिस्काउंट पे। इनको किससे पे मिलता है? डिस्काउंट। मान लो अगर 100 रुपए का शेयर है, तो अगर राइट शेयर में तो मान लो इनको 80 में ही मिल जाएगा, इनको 90 में ही मिल जाएगा, इनको 100 पे नहीं मिलेगा। इनको क्या मिलेगा सर? डिस्काउंट मिलेगा। इन लोगों को क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। सर क्यों मिलेगा डिस्काउंट? सर क्योंकि अगर आपको इन लोगों से खरीदवाना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीदवाना है, तो कुछ ना कुछ ऑफर देनी पड़ेगी। क्या सर हर कंपनी देती है? नॉर्मली हर कंपनी देती है। सर जरूरी क्या? नहीं सर जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, पर नॉर्मली डिस्काउंट दिया जाता है, ये डिस्काउंट दिया जाता है। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या बात हुई? सर राइट शेयर है, सर राइट शेयर का ऑफर किसको मिलेगा? राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। सर राइट के साथ में क्या मिलेगा सर? इसको डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या मिलेगा? डिस्काउंट, यानी कि 100 का शेयर 80 में, 100 का शेयर 80 में, ऐसा लिख के रखो, एग्जाम हमें बाद में समझने का काम आएगा। अब एक शेयर होल्डर क्या क्या कर सकता है?
या फिर थोड़ी इज्जत से अगर मैं बनाऊँ, तो इसके 3 ऑप्शन है बंदे के पास। या तो शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकता है, जो शेयर्स है उसके लिए क्या कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। डू नॉट सब्सक्राइब, शेयर सब्सक्राइब कर सकता है, सब्सक्राइब नहीं कर सकता। या तो रिनाउंस कर सकता है। सर क्या एक गहरा वर्ड लेके सर, रिनाउंस मतलब क्या? सब्सक्राइब किया, मैं को बताऊँ, सब्सक्राइब किया तो सर कोआ क्या होगा? अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कोआ क्या होगा? और सर रिनाउंस कर दिया तो कोआ क्या होगा? 3 किस समझने? सर पहले तो रिनाउंस का मतलब बताओ सर, उसमें ही आ रही। सर रुको ना, थोड़ा मजा लेने दो मेरे को तुम्हारा। सर एग्जाम्पल यही है, 100 का शेयर है, 80 में खरीदा है, 90 में को हटा देता हूँ मैं, 100 का शेयर 80 में खरीदा है। सर अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अरे यार शेयर ही नहीं खरीदे ना, तो काय का एक्विजिशन? सर सामने वाली बिल्डिंग 1 करोड़ की है, सर मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या? अबे पहले खरीद तो सही। सर व्हाइट हाउस 50 करोड़ का है, सर मैं वहाँ पे मैं वो खरीदना चाहता हूँ, सर खरीदना चाहता हूँ। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या तुम्हारे लिए? सर जीरो। सर क्यों? अबे है ही नहीं ना तेरे पास। सर वर्ड समझना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें एक्विजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जो भी स्पेलिंग है समझ लेना। सर यहाँ पे जो एक्विजिशन वर्ड है उसके लिए मतलब क्या होता है? सर एक्विजिशन मतलब ये बात होती है कि आपने कितने में खरीदा। एक्विजिशन मतलब क्या? आपने कितने में खरीदा। सर आपने अक्वायर किया क्या? सर आपने व्हाइट हाउस खरीदा क्या? सर फरारी है, फरारी का मैं रेट पूछ के आया, 10 करोड़ रुपए की फरारी है, मैं वापस आ गया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? तो मान लो मेरे पापा मान लो मेरी कंपनी ने को राइट दी कि बंगला खरीद ले। मेरी कंपनी ने मेरे को राइट दी कि बंगला खरीदे, 1 करोड़ का है, तेरे को मैं 50 लाख में देती हूँ। 1 करोड़ का 50 लाख, मैंने अपने बैंक अकाउंट में देखा 2 लाख रुपए थे। मैंने बोला सर नहीं, मैं नहीं खरीद सकता। तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? जीरो। यहाँ पे जीरो लिखने से अच्छा डू नॉट डिटरमाइन, नो नीड टू डिटरमाइन, ऐसा लिख सकते हो। सर ऐसा क्यों? तो कोई नीड ही नहीं ना, मैंने खरीदा ही नहीं तो मैं क्यों गिनूं? सर मैंने खरीदा ही नहीं तो मैं क्यों गिनूं? पक्की बात है। सर ये वाले केस है, तो 100 का शेयर 80 में लिया, तो 100 का शेयर मैं 80 में ले रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा सर? तो मेरे लिए क्या होगा? तो 100 तो लोगों के लिए ना, सर मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 80, मेरे जेब से कितने गए? 80। तो मेरे लिए कोआ क्या हो जाएगा? 80 रुपीज। तो मेरे लिए कोआ क्या हो जाएगा? 80 रुपए। अब सर रिनाउंस क्या होता है? ये तो 2 इजी केस थे, आखिरी वाला केस बहुत मजा आएगा। सर रिनाउंस क्या होता है? मान लो ये कृष्णा है, अपन बहुत दिमाग वाले इंसान, अपन ने देखे कि यहाँ पे हर्षल मैडम है, हर्षल मैम है, ठीक है। कृष्णा को ऑफर मिला, मान लो 1000 शेयर खरीदने का, @90, क्या, 80, @80। FMV कितना था मार्केट का? मार्केट में रेट था 100 रुपए, मार्केट में रेट था 100 रुपए। मतलब कितने रुपए का राइट मिला इसको, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? सर 20 रुपए का राइट मिल रहा है, 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। पैसा है 100 का शेयर 80 में, मतलब कितने रुपए का मिल रहा है? सर लोगों से इसको 20 रुपए का फायदा है। अब इसने देखा क्या, हर्ष कृष्णा ने सोचा कि मेरे को तो खरीदना नहीं है, मेरे को तो ये खरीदना नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सर इसने क्या किया, ये जो शेयर्स थे, ये शेयर्स का राइट बेचा। सर शेयर्स नहीं बेचा, पे बहुत इंपॉर्टेंटली लिख रहा हूं मैं। सर शेयर का राइट बेचा। सर शेयर का राइट बेचा मतलब क्या होता है? सर शेयर का राइट बेचा मतलब क्या, कि जो सर एक कृष्णा को राइट मिला था, सर राइट क्या, एक पेपर मिला था, एक पेपर मिला था, तो उसने वो पेपर ट्रांसफर कर दिया हर्षल के नाम पे। हाँ मतलब क्या होगा? सर पेपर ट्रांसफर कर दिया मतलब क्या होगा? सर उसने अपना राइट दे दिया। सर मेरे को कंपनी ने राइट दी थी 1000 शेयर खरीदो 80 में, तो मैंने वो राइट हर्षल को दे दिया कि भाई काम का, मेरे को नहीं खरीदना, तेरे को खरीदना 80 में, तू खरीद ले। क्या ये अलाउड है? हाँ सर ये अलाउड है। मेरे को तो ये गधा है क्या, ये क्यों देगा इसको? तो इससे पैसे लेगा, तो इससे क्या लेगा? पैसे लेगा। तो क्यों लेगा? तो क्योंकि इसको राइट दे रहा है। तो राइट में कितने रुपए का फायदा है? 20 रुपए का। मान लो उसने बोला कि मैं तेरे को 5 रुपए पर शेयर में अपना राइट बेचता हूँ, 5 रुपए पर शेयर में अपना राइट बेचता हूँ, क्या हर्षल लेगी? हाँ सर हर्षल लेगी। मान लो ये 15 रुपए पर शेयर लेगा, तो क्या हर्षल लेगी? हाँ सर तो भी हर्षल लेगी। सर क्या ये 20 रुपए पर शेयर लेगा, तो
सर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसको बाहर भी 100 रुपये का पड़ेगा और यहाँ पे भी कितना 100 का ही पड़ेगा। तो मान लो बंदे ने 25 रुपये पर शेयर का राइट बेचा, तो क्या हर्षल लेगी क्या उसके पास से? तो नहीं लेगी सर। क्यों? तो उसको 80 रुपये तो कंपनी को देने हैं, 80 रुपये तो कंपनी को देने हैं। और सर अगर 25 रुपये इसको देगा तो कितने रुपए रेट हो जाएगा? 105 रुपये। और सर मार्केट में कितना मिल रहा है? 100 रुपये का। तो इससे क्यों खरीदेगी? डायरेक्ट मार्केट से खरीदेगी। तो जब 5 रुपये का आ रहा तो 80 रुपये कंपनी को देगी प्लस 5 इसको देगी, कितने का पड़ेगा इसको? 85 का। वही मार्केट में कितना है? 100 रुपये का। सब फायदा है। अगर 15 का भी बात है तो 80 + 15 ये कितना होगा? 95। तो भी फायदे की बात है। तो यानी कि इसमें होगा 100 + 100। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100 इक्वल टू सर कहीं से भी खरीद ले। तो लेकिन इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि 105 का हो जाएगा शेयर। बात समझ आए? सर रिनाउंस करना मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ राइट। सर रिनाउंस करना मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ राइट। बात समझ आ रही है? तो सर यहाँ पे 3 ऑप्शन है यहाँ पे मेरे पास में। या तो वो सब्सक्राइब कर लेगा तो उसके लिए कोआ बन जाएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं करेगा और सर रिनाउंस कर देगा तो सर कोआ की नीड नहीं है, लेकिन रिनाउंसी के लिए, जिसको रिनाउंस हुआ है उसके लिए कोआ क्या हो जाएगा? उसके लिए कोआ क्या होगा? जो 80 रुपये कंपनी को पे करने थे प्लस राइट का वैल्यू, जो राइट जितने में बेचा होगा, जितना भी राइट बेचा होगा। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। जो उतना भी समझ में आया लिख लीजिए पहले, फिर इसको मैं एक बार टेक्स्ट से कराता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ में भी करवाता हूँ। पक्की बात है? जल्दी से पॉज करके लिखो पहले। सर right of acquisition of right shares, cost of acquisition of right share, wherein assessee by virtue of holding certain share becomes entitled, से entitled मतलब कि right मिलना, to subscribe any additional shares, then यानी जब भी एडिशनल शेयर मिलेंगे तो किसको एंटाइटल होगा? एग्जिस्टिंग वाले को मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द ओरिजिनल शेयर रिमेन अनचेंज, इट शैल बी द अमाउंट एक्चुअली पेड टू एक्वायरिंग द ओरिजिनल शेयर। अपने केस में तो सब्सक्राइब किया तो जो एक्चुअल में बेचा यानी कि 80 रुपये, वही क्या हो जाएगी? इसकी कोआ हो जाएगी। कोई टेंशन ही नहीं है। Actually paid for the acquiring the original share. समझा? The cost of acquisition of the right share, where when the assessee subscribe to the share on the basis of the said entitlement shall be the amount actually paid for acquiring the right share. Actually सर थोड़ा गड़बड़ हुआ सर। ओरिजिनल शेयर की राइट क्या होगी? मान लो आपके पास में 1000 शेयर्स है, आपके पास में क्या है? 1000 शेयर्स है, आपके पास में 1000 शेयर है। मान लो @1 ले लेता हूँ, @10 कितने के शेयर है? 10,000 के। सर इस पे ये 10,000 शेयर पे आपको 500 शेयर खरीदने का ऑप्शन मिला। आप 500 शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, मान लो @8। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 40,000। तो ये मेरे को पहला पहला पॉइंट क्या बोलना चाहता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर। तो जो ओरिजिनल शेयर है वो तो अनचेंज ही रहेंगी, जो जितनी थी उतनी, यानी कि 10,000 ही रहेगी। और सर जो एंटाइटलमेंट मिला ओरिजिनल शेयर्स की वजह से, जो एंटाइटलमेंट मिला आपको ओरिजिनल शेयर की वजह से, यानी कि द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द राइट शेयर्स where the assessee subscribe the right share on the basis of said entitlement, जो ऊपर आपको एंटाइटलमेंट मिला तो ओरिजिनल की वजह से, उसका जितना आपने पे किए होंगे यानी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा? 40,000। उसका कितना हो जाएगा? 40,000। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई दिया। तब उसके आगे, उसके आगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द राइट टू अक्वायर सच शेयर व्हेन द राइट इज रिनाउंस्ड। अगर आपने उसको क्या कर दिया? रिनाउंस कर दिया, मतलब आपने खुद ने खरीदे क्या? नहीं। तो सर आपके लिए क्या होगा? सर आपके लिए कोआ 0 हो जाएगा। लेकिन जिसको रिनाउंस करे, मतलब जिसको आपने बेचे, आपने जिसको राइट बेचे, तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए जो कंपनी को पे करेगा, मेरे एग्जांपल में 80 रुपये प्लस जितने में राइट बेचा, जितने में राइट बेचा, ये टोटल क्या हो जाएगा? उसका कोआ हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? कोआ। ये नीचे लिखा हुआ है एज रिगार्ड द पर्सन इन हुज फेवर द राइट टू सब्सक्राइब द शेयर हैज बीन रिनाउंस्ड, जिसके लिए आपने बेचा है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच राइट शेयर शैल बी द अमाउंट पेड बाय हिम टू द कंपनी फॉर एक्वायरिंग द शेयर प्लस द अमाउंट पेड टू द पर्सन रिनाउंसिंग द राइट। मतलब कि कंपनी को जितना पैसा पे किया प्लस जितना राइट का पैसा पे किया। मेरे को एक बात बताओ सर, मेरे को घर खरीदना है, सर मेरे को एक घर खरीदना है। सिंपल वाला एग्जांपल, एक घर मैंने 20 लाख में खरीदा। सर ये मेरे को घर दिलाया था एक ब्रोकर ने, तो मेरे को ब्रोकर को पैसे देने पड़ेंगे। मान लो मैंने ब्रोकर को 1 लाख दिया, तो सर मेरी कोआ क्या हो जाएंगे? सर 21 लाख। मैंने आपको पहले ब्रोकरेज ऐड होती है, तो ब्रोकरेज की 21 लाख हो जाएगी। सर सेम केस है यहाँ पे भी। सर याले केस में जो मेरे को रिनाउंस कर रहा है वो मेरा ब्रोकर ही तो है, तो जो मेरे को राइट दे रहा है वो मेरा क्या है? ब्रोकर ही है। तो सर थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स आ गए, लेकिन है तो सिंपल सी चीज ना, कि सर वो मेरे को राइट दे रहा है, मतलब मेरे को उसको पैसे देने पड़ेंगे। और सर मेरे को अगर उसको पैसे देने हैं तो सर मेरा क्या हो जाएगा? तो अगर मेरे को उसको पैसे देने हैं तो सर मेरे को उसको अपनी कोआ में ऐड करना चाहिए, मेरे को उसको कोआ में ऐड करना
चाहिए। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल समझ में आया जो भी मैंने आपको दिए अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सही, इतना तो समझ में आ गया। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, थोड़ा सा रुक के करेंगे, डिटेल में लेंगे, टेंशन मत लो। मैं 2 पार्ट खत्म कर देता हूँ कि सर देखो ये एक छोटा सा पार्ट बचा है, ये एक छोटा सा पार्ट बचा है, ये छोटा सा एकदम, और ये उससे भी छोटा। तो 4 पार्ट बचे हुए हैं। यहाँ से आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शुरू हो जाएगा, FVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शुरू हो जाएगा, पूरा का पूरा सेक्शन 45। तो आपको इतना ही पढ़ना है। यहाँ पे आपका सेक्शन खत्म हो जाएगा, एक्विजिशन का, कोआ का सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको 40% जो बोल रहा था ना, तो वो चीज़ यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो सर सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अगर मैं आपको ले लेता हूँ इसी इसमें, मैं इसी लेक्चर में ले रहा हूँ। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स एक्वायर्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। तो मतलब क्या बोलना चाहता है सर? कन्वर्जन तो आपको पता होगा। तो कन्वर्जन मतलब क्या होता? कन्वर्ट होना। समय में कंपनी ने कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए थे एट द रेट 1000 ईच, एट द रेट 1000 ईच। मेरे पास मान लो 10 डिबेंचर्स थे। मेरे पास कितने डिबेंचर्स थे? 10 डिबेंचर्स थे। सर कुछ टाइम के बाद में कंपनी ने उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दी। कंपनी ने उसको कितने शेयर्स में कन्वर्ट कर दी? नॉर्मली मान लो 100 शेयर्स मेरे को मिले। कितने शेयर्स मिले? 100। सर पैसे कितने लगे? सर 0। सर अगर मैं आपको एक बात बता दूं, सब डिबेंचर्स को जब शेयर्स में कन्वर्ट किया गया, वर्ड सुना, कन्वर्ट किया गया, तो एज पर डेफिनेशन इसको ट्रांसफर नहीं बोलते। एज पर डेफिनेशन इसको ट्रांसफर नहीं बोलते। वैसे अगर मान लो कि कोई बॉन्ड है, उसको शेयर्स में ट्रांसफर किया गया, उसको भी ट्रांसफर नहीं बोलते। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर है, उसको भी शेयर्स में ट्रांसफर किया गया, उसको भी ट्रांसफर एज पर डेफिनेशन बोलते हैं नहीं है। इतना सा ध्यान रखना, क्योंकि सर इसको ट्रांसफर नहीं बोले मतलब यहाँ पे जब इसको ट्रांसफर मैं करूंगा तो यहाँ पे मेरे को कैपिटल गेन लगने वाला नहीं है। तो लॉजिकली मेरे को सोचो, एक कंपनी, मैंने डिबेंचर खरीदे, कंपनी ने उसको कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, तो सर क्या मैं कैपिटल गेन दूंगा? सर मेरे को फायदा तो हुआ नहीं सर, वो कन्वर्ट हुआ है सर, उसका फॉर्म चेंज हुआ, तो डिबेंचर से वो शेयर बना है सर, बिका थोड़ी है मार्केट में, तो सर कैपिटल गेन काय का? तो सर इधर आ जाते हैं, सिंपल सा टॉपिक है। सर 1000 शेयर थे, 10,000 यानी कितने रुपए लगे होंगे मेरे को? 10,000। सर मेरे पास 10,000 रुपए के, कंपनी ने को क्या कर दी? 100 शेयर दे दी। कंपनी ने कितने शेयर दे दी मेरे को? 100 शेयर। तो उस समय को तो ये 100 शेयर का कोआ कितना? तो 100 शेयर का कोआ कितना? तो 10,000 ही रहेगा। तो जितने के डिबेंचर मिले उतने का मेरा कोआ रहेगा। बात खत्म, बात खत्म। तो अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो जिसको भी समझना होगा बहुत अच्छी बात है। 1/4/2002 को मैंने डिबेंचर्स लिए थे। मान लो 5 डिबेंचर्स लिए एट द रेट 1000, एट द रेट क्या? 1000। 2017 को 2000 इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? शेयर्स। मान लो मेरे को 50 शेयर्स मिले। मेरे को कितने शेयर्स मिले? 50 शेयर। से 50 शेयर्स का भी कितने रुपए होगा सर? ये भी कितने रुपए हो जाएंगे टोटल? मेरे को 5,000 लगे थे, तो यहाँ पे भी कितने का कॉस्ट होगा इसका भी? सर 5,000 का ही कॉस्ट रहेगा। इसका भी कॉस्ट कितना रहेगा सर? 5,000 का रहेगा। तो ये जो ट्रांसफर हुआ, क्या इसको मैं ट्रांसफर बोलूंगा क्या इस पर डेफिनेशन? नहीं सर, इसको ट्रांसफर नहीं बोलूंगा। तो ट्रांसफर नहीं बोलूंगा मतलब क्या? तो सेक्शन 45(1) सर क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट और ट्रांसफर। क्या डिबेंचर कैपिटल एसेट है? हाँ सर। क्या ट्रांसफर है? सर नहीं। तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? सर नहीं लगेगा। मान लो कि उसके 5 महीने के बाद में 12/12/17 को, सिर्फ 5 महीने के बाद में ये नालायक ने शेयर्स को बेच दिया, शेयर्स को बेच दिया। मान लो कि पूरे 50 शेयर को बेच दिया। यहाँ पे पर शेयर कितने का हो जाएगा? तो 100 रुपये का हो जाएगा। मान लो उसने 120 रुपये में बेच दिया, 120 में बेच दिया, मतलब मेरे को 20 रुपये पर शेयर का क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन हो गया। सर मेरे को बताएंगे सर, पोहा इतना देखूं मैं, सर पोहा में इतना देखूं जब से उसने ये किया था, या फिर सर मैं पोहा उसका पूरा यहाँ से देखूं? तो समझा आपको क्वेश्चन क्या है? सर पोहा मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। सर पोहा मैं उसका यहाँ से यहाँ तक देखूंगा, क्योंकि अगर सर इतना देखूंगा तो ये शॉर्ट टर्म बन जाएगा, लेस देन 12 मंथ है। लेकिन सर अगर मैं इतना देखूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? लॉन्ग टर्म। और सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फर्क क्या पड़ता है? सर रेट्स का फर्क पड़ता है, जो पढ़े नहीं अपने अभी तक के। सर रेट्स का फर्क पड़ता है।
तो शॉर्ट टर्म मानेंगे कि लॉन्ग टर्म मानेंगे आपको सोचना है, तो शॉर्ट टर्म मानेंगे कि लॉन्ग टर्म मानेंगे आपको सोचना है। समझ में आया क्या क्या पढ़े अपन ने अभी तक के? हाँ तो समझ में तो आया, लेकिन सर सब सर के ऊपर गया सर। एज पर प्रोविजन, तो ये वाले केस हो गया। फादर फादर ने सन को दिया, सन ने आगे सोल्ड कर दिया। तो पोहा ऐसा रहता कि ऐसा रहता था? तो आपका पोहा ऐसा रहता था। तो याले केस में ये जो पोहा रहेगा, तो जब से डिबेंचर्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग है तब से मैं देखूंगा, जब से डिबेंचर की पीरियड ऑफ होल्डिंग है तब से मैं देखने वाला हूँ। बात समझ में आई? तो कॉपी करेंगे, ये लॉजिक समझ में आया सर? कॉपी करेंगे जल्दी से, निपटा लिए सर, आ जाओ। तो सर वो ये कि अगर मैं शेयर्स को क्या करता, डिबेंचर्स में कन्वर्ट करता हूँ, और डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा? अगर डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक मतलब बंडल ऑफ शेयर्स। स्टॉक मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ शेयर्स। बंडल ऑफ डिबेंचर्स को क्या बोलूंगा? डिबेंचर स्टॉक। डिपॉजिट सर्टिफिकेट एक्वायर्ड बाय पंसर कन्वर्टेड इनटू शेयर, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन shall be deemed to the part of cost of debenture in relation। पर फालतू सा दिया हुआ है। एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एन हैम, उसने सब्सक्राइब किया 10 पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर फॉर 100 ईच, यानी कितने हो जाएंगे ये? 1000 रुपये उसने खर्च किया ऑन वन टू। उसने को रिसीव हुए 4 शेयर, उसको रिसीव हुए 4 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच पर डिबेंचर, of rupees 10 each per debenture, and remaining value of the debenture is rupees 50, that is 4 share has been received in lieu of part of debenture। इसको थोड़ा समझना है सर, पार्टली कन्वर्टेबल वाला है, एग्जांपल के साथ में आंसर दिया हुआ है, वो क्या बोलना चाहता है वो। तो ये पार्टली वाला मैंने आपको समझाया नहीं अभी, पार्टली वाला मैंने आपको समझाया नहीं, मैंने आपको प्रॉपर अगर पूरे के पूरे शेयर पास कर दे तो उसका समझाया था। तो पार्टली वाला भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवा के दिखाता हूँ। मान लो कि एन नाम का बंदा है, उसके में 10 पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। क्या है उसके? पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, 100 रुपए ईच के। कितने? 100 रुपए ईच के, यानी एक डिबेंचर का रेट क्या है? 100 रुपीज। बस ये समझा? 21 डेट को उसको 4 शेयर मिलते हैं ऑफ रुपीज 10 ईच पर डिबेंचर, मतलब कि एक डिबेंचर पे उसको कितने शेयर मिलते हैं? 4 शेयर मिलते हैं। तो वैल्यू छोड़ना, उससे फेस वैल्यू, मेरे को उसको फेस वैल्यू को काम नहीं है। 10 ईच पर, एंड रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज रुपीज 50, that is the 4 share has been received in lieu of part of cost of winner which is 50। यानी कि सर क्या बोलना चाहता है, बात समझना। मैं आपको इधर समझाता हूँ। तो क्या बोलना चाहता है कि एक डिबेंचर का रेट कितना है? 100 रुपए का है। एक डिबेंचर का रेट कितना है? 100 रुपए का। और एक डिबेंचर पे उसको कितने रुपए मिल रहे? उसको 4 शेयर मिल रहे। अगर पूरे के पूरे शेयर को फुल्ली कन्वर्ट करा लेता, अगर पूरे के पूरे शेयर को फुल्ली कन्वर्ट करा लेता, तो 4 शेयर का रेट कितना होता? तो 100 रुपये हो जाता। 4 शेयर का रेट कितना होता? 100 रुपये। तो देखो एक शेयर का रेट कितना हो जाता? 100 डिवाइड बाय 4, यानी 25 रुपये। वैसे ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद अभी भी डिबेंचर्स है, अभी भी डिबेंचर्स है। उसने से पार्टली कन्वर्ट किया है, पार्टली कन्वर्ट किया। अभी एक डिबेंचर कितने का है? 100। बोलता है कि कन्वर्जन के बाद में एक डिबेंचर का रेट कितना हो जाएगा? 50 रुपये। कन्वर्जन के बाद में डिबेंचर का रेट कितना हो जाएगा? 50। और एक डिबेंचर की जगह उसको 4 शेयर मिलेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि ये 4 शेयर का रेट कितना होगा? तो पहले डिबेंचर 100 रुपये के थे, अब कितने? 50 के, मतलब 50 ही बचे। तो 4 शेयर का रेट कितना हो गया? 50 रुपये। यानी एक शेयर का रेट अगर मैं बोलूँ कितना हो गया? ये 12.5 रुपये। आपको यही बोला गया इसमें से जो है ना, यहाँ पे यही है सर। एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से पढ़ना, और चीज़ समझ में आएगा, कोई दिक्कत उसमें आने वाली नहीं है। समझा सर? ये पोहा के बारे में बताएंगा जो अपने डिस्कस की कि सर उसका पोहा कहाँ से कहाँ लेना है। अपने प्रोवाइड की मीनिंग जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, एसेसिव मोर देन क्या 36 मंथ होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 1 में उसने इंक्लूजन किया है, फालतू फालतू इसको उसने ट्रांसफर माना है, इसे अपन वहीं से गिनेंगे। एक बार इसको पढ़ लेना, ऐसा आपको कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं कोई समझ में नहीं आएगा। तो सेम चीज़ अपन ने ऊपर पढ़े, सेम चीज़ वो उसके लिए भी होगी पूरी डिटो, कि उसको मैं ट्रांसफर नहीं मानूंगा तो कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। जब मैं इक्विटी शेयर को मानूंगा तब कैपिटल गेन होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऊपर जैसे अपन ने करे वैसे ही कैलकुलेट होंगी। और सब पोहा कैसे लेंगे? पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी शैल बी कंसीडर, मतलब कि जब उसको प्रेफरेंस शेयर मिले थे तब से कैलकुलेट होगा। बात सुने, तो 46A ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 46A बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको लूँगा पूरा का पूरा शेयर, ये चैप्टर लूँगा अलग से लूँगा, इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे। अपन सीधा नेक्स्ट वीडियो से आएंगे स्पेशल सेक्शंस पे। यहाँ पे अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खत्म होता है, स्पेशल सेक्शन पे आएंगे
बहुत मज़ा आएंगी, बहुत मज़ा आएंगी सर। इजी चीज़ें हैं और आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है? तो सर मिलते हैं नेक्स्ट में। तो हार्डली यानी कि 2-3 घंटे में मेरा पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मान लो 4 घंटे में ही खत्म होता। उसके बाद में मेरे को 2 से 3 घंटे लगेंगे सारे के सारे एग्जामिशन कराने में, और फिर सर क्वेश्चन रहेंगे, चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। पक्की बात है? चलिए, थैंक यू।